वैसे तो इसका नाम हातिम रखा गया था, लेकिन ना ही वो दिल का सखी था और ना ही बेधड़क पैसा खर्च करने वाला। और होता भी कैसे, वो सिर्फ नाम का ही हातिम था, वरना इसकी खाली जेब हमेशा इसका मुंह चढ़ा रही होती थी। और ऐसा होता भी क्यों ना, इसने जिस घराने में आँख खोली थी वो एक इंतहाई गरीब घराना था। इसका बाप मंजूर एक गारमेंट्स फैक्ट्री में चार्जमैन था, जिसकी महदूद सी आमदनी में इनके घर का चूल्हा कैसे जलता था ये सिर्फ इसकी माँ जन्नत बीबी जानती थी। रावलपिंडी के एक मसरूफ़ इलाके में इनका 5 मरले का मकान ही मंजूर साहब की ज़िंदगी का कुल सरमाया था, जो उन्होंने अच्छे वक्तों में कुछ पैसे इकट्ठे करके बना लिया था। वो घर में सबसे आखिरी नंबर पर था। इससे बड़ी बल्कि बहुत बड़ी इसकी 2 बहनें आसमा और शाजिया थीं, जिनकी उम्र इससे 10-12 साल ज़्यादा थी। वो काफ़ी ताख़ीर और मिन्नतों मुरादों से पैदा हुआ था, लेकिन इसके पैदा होने से भी इन लोगों के हालात पर कोई अच्छा असर नहीं पड़ा था, बल्कि उल्टा इसका बाप मज़ीद कर्ज़ों में जकड़ा गया। इसकी बहनों को तो बस वाजबी सी तालीम दिलवाई गई थी कि चलो लड़की ज़ात है, आखिर में घर का चूल्हा हांडी ही करना है। लेकिन इस मामले में इसकी माँ जन्नत बीबी मंजूर साहब की आड़े आ गई थी और इसको बेहतर तालीम दिलवाने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। यही वजह थी कि मंजूर साहब ने हार मानते हुए इसकी आला तालीम के लिए हामी भर ली थी, और घर के आलात जो पहले ही खस्ता हाली का शिकार थे, अब इसके अच्छे इदारे में तालीम और ज़रूरियात की वजह से मज़ीद ख़राब हो चले थे, जिनको देखते हुए जन्नत बीबी ने घर में सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दिया और अपनी दोनों बेटियों को साथ मिलाकर मोहल्ले और रिश्तेदारों के कपड़े सीकर जैसे तैसे करके मुँह और हालात का मुकाबला करने लगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब बुरा वक़्त आता है तो फिर हर तरफ से आता है। इनके घर का टमटमाता चिराग भी इस वक्त आंधियों की जद में आ गया, जब एक रोज़ इनको इत्तला मिली कि मंजूर साहब को फैक्ट्री में अचानक दिल का दौरा पड़ा और इनको करीबी अस्पताल ले गए हैं। हातिम की उम्र इस वक्त महज 6 साल थी, लेकिन इसको इतना ज़रूर याद था कि इसकी माँ कैसे बग़ैर दुपट्टे के भागी थी जब इसकी बड़ी बहन ने बाहर निकलकर इनका सर ढांपा था। लेकिन इनकी ये तेज़ी शायद किस्मत की सितम ज़रीफ़ी का मुकाबला न कर पाई और इनके अस्पताल पहुँचने से कबल ही मंजूर साहब इस दुनिया से कूच फरमा गए थे। डॉक्टर के मुताबिक दौरा इतना शदीद और जानलेवा साबित हुआ था कि फैक्ट्री से अस्पताल लाते हुए रास्ते में ही इनकी रूह परवाज़ कर गई थी। जैसे तैसे करके इनकी मैयत को घर लाया गया तो हातिम ने पहली बार अपनी माँ को धाड़े मार मार कर रोते हुए देखा, वरना वो तो बहुत सब्र और शुक्र वाली खातून थी और सख्त से सख्त हालात में भी उम्मीद का दामन हाथ से जाने नहीं देती थी। दोनों बहनें अलग परेशानी में अंदर बाहर के चक्कर लगा रही थीं, लेकिन समझ ना पा रही थी कि ऐसे हालात में क्या किया जाए। वैसे तो इनकी गुर्बत की वजह से इनका किसी से कोई ख़ास मिलना मिलाना नहीं था और रिश्तेदार के नाम पर इनके एक दूर के चचा इदरीस ही थे जो इनकी खबरगिरी कर लिया करते। अब भी वही काम आए और ख़बर मिलते ही उन्होंने वहाँ पहुँचकर सारे मामलात अपने हाथों में ले लिए। कैसे जनाजा उठा, कैसे मैयत के लिए कब्रिस्तान में कब्र का इंतज़ाम हुआ और कैसे इनकी तदफीन हुई, वो बिल्कुल नहीं जानता था। इसे बस इतना मालूम था कि चचा इदरीस ने सारा फरीज़ा बखूबी अंजाम तक पहुँचाया और इस मुश्किल घड़ी में इनका सहारा बने। और फिर यही नहीं, उन्होंने फैक्ट्री से मंजूर साहब का खाता भी क्लियर करवाया और जितनी रकम बनती थी, जो कि मामूली सी ही थी, ला कर जन्नत बीबी के हाथ पर रख दी। मंजूर साहब के जाने से ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा खिला पैदा हो गया, जिसको पूरा करना जन्नत बीबी के बस से बाहर था। ऊपर से इसकी बड़ी बहनें जवानी की दहलीज पर खड़ी थीं और रिश्तों के मसाइल में उलझी जन्नत बीबी कुछ भी समझने से कासिर थी कि हालात का मुकाबला कैसे करें, घर का खर्च चलाएं, बेटियों का जहेज़ बनाएं या अपने मुस्तकबिल के वाहिद सहारे हातिम मंजूर की तालीम जारी रखें। इन्हीं सोचों में गिरी वो सिलाई मशीन का पहिया घुमाती रहती और वक़्त से पहले इनके बालों में चांदी तेज़ी से उतरना शुरू हो गई। मुसीबत की इस घड़ी में भी चचा इदरीस इनका सहारा बने और अपने बड़े बेटे जबरान के लिए, जो एक बैंक में अच्छी मुलाजमत पर लगा हुआ था, आसमा का रिश्ता मांग लिया। शराइत कुछ भी नहीं थी, क्योंकि वो एक ज़ीरक और खुदा खौफ आदमी थे, इसलिए बस चंद जोड़ों में आसमा को ब्याह कर अपने घर की बहू बनाकर ले गए। ज़िंदगी का पहिया फिर अपनी मखसूस रफ्तार से गुजरने लगा। जन्नत बीबी ने एक अच्छा काम ये किया था कि इसकी तालीम को जारी रखा और इसकी फ़ीस वगैरह बाकायदगी से जाती रही। कुछ वो ख़ुद भी मेहनती बच्चा था, इसलिए 5वीं जमात अच्छे नंबरों से पास करने के बाद इसका वजीफ़ा लग गया और जन्नत बीबी को कुछ सुकून मिला। इसकी फ़ीस के झंझट से मुतमईन हुई तो दूसरी बेटी की फ़िक्र लाहक हुई। मोहल्ले वाले भी अच्छे थे, इसलिए इनको काम भी मिल जाता और लोग इनको सिलाई के पैसे भी ज़्यादा दे जाते थे। लेकिन इतना काफ़ी नहीं था।
जितनी रकम इनको मंजूर साहब की फैक्ट्री से मिली थी, इसमें से आधी तो उन्होंने आसमा की शादी पर लगा दी थी, और जो बाकी बची थी इसमें से थोड़ा थोड़ा करके वो घर के खर्चे पूरे कर रही थी। अब जो बेटी की फिक्र लाहक हुई तो सारा दिन वो सोचों में घिरी रहती। चचा इदरीस से भी मदद तलब नहीं कर सकती थी, क्योंकि इनकी बेटी आसमा अब इस घर में रह रही थी। हातिम भी अभी इस काबिल नहीं हुआ था कि इनका सहारा बन सकता, लेकिन इसे एहसास ज़रूर था कि इसकी माँ किन हालात से गुजर रही है। 8वीं का इम्तहान देने के बाद इसने अपने इलाके के एक बड़े स्टोर में सेल्समैन का काम शुरू कर दिया। अगरचे वो बच्चा ही था, लेकिन इसके बाप की नेक नामी और इसके घरेलू हालात को मद्देनज़र रखते हुए स्टोर के मालिक परवेज़ साहब ने इसे नौकरी दे दी। 10,000 रुपये माहाना इन माँ बेटे के लिए बहुत थे। इससे घरेलू अखराजात तो बखूबी पूरे हो सकते थे, लेकिन बहन की शादी मुमकिन नहीं थी। सुबह का गया, जब वो रात गए लौटता तो थकन से बुरा हाल होता, और वो बड़ी मुश्किल से खाना खाकर जो बिस्तर पर गिरता तो अगले दिन 9 बजे तक दुनिया व माफिया से बेखबर रहता, और फिर से वो थका देने वाली मुशक्क़त शुरू हो जाती। इन सब चीज़ों का इसकी पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ रहा था, और जन्नत बीबी के बेहद समझाने के बावजूद वो नौकरी करने से बाज न आया था। हाँ, अब इस चीज़ का इजाफा हो गया था कि स्कूल खुलने के बाद वो दोपहर को स्टोर पर चला जाता और रात को वापस आकर अपने स्कूल का कोर्स देखता। जन्नत बीबी इसको अनथक मेहनत करते देखकर दिल ही दिल में कुड़ती रहती, लेकिन अब इनको भी समझ आ गई थी कि बग़ैर पैसों के और खाली प्यार मोहब्बत से पेट नहीं भरता। और फिर यहाँ तो जवान बेटी भी सर पर बैठी हुई थी। हातिम शक्लो सूरत का अच्छा था, गंदमी रंगत, गहरे नकूश और निकलता हुआ कद, लेकिन हालात की सितम ज़रीफ़ी ने इसे सर उठाने का मौका ही न दिया। जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते और दोस्त बनाते हैं, वो मेहनत कर रहा था और अपनी गाहक बना रहा था। इसकी खुश अखलाक़ी से मुतासिर कई गाहक जाते हुए स्टोर के मालिक से इसके अच्छे रवैये और ईमानदारी की तारीफ़ कर जाते, और यही वजह थी कि स्टोर में कम वक़्त देने के बावजूद परवेज़ साहब ने इसकी तनख्वाह बरकरार रखी हुई थी। इसने जिस घराने में आँख खोली थी वो शहर का एक जाना माना ख़ानदान था, जो नस्लों से कारोबार की दुनिया पर छाया हुआ था। खाकवानी केमिकल्स शहर का ही नहीं बल्कि मुल्क का एक बड़ा नाम था, और पूरे मुल्क की इंडस्ट्री इसको हर तरह का केमिकल सप्लाई करने में इसका कोई सानी नहीं था। जमील खाकवानी को ये कारोबार विरसे में मिला था, और वो अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए इसे मज़ीद वसअत दे रहे थे। इनका मानना था कि दुनिया हमेशा नंबर 1 को याद रखती है, इसके आगे कितने नंबर होते हैं कोई नहीं जानता, और इसी बात पर अमल करते हुए उन्होंने अपनी नंबर 1 की पोजीशन को बरकरार रखा हुआ था। इस्लामाबाद के पोश इलाके अफेट में महल जैसा घर, जिसके हर ज़ाविये से इमारत टपकती थी, मुलाजमों से भरा हुआ था, जिसमें माज जमील साहब, इनकी बीवी और 2 बच्चे रहा करते थे। इनका बड़ा बेटा सुलेमान तालीम के आखिरी मराहिल में था, जबकि छोटी और घर भर की लाडली बेटी हुरैन अभी 8वीं जमात में तालीम हासिल कर रही थी। अपने नाम की तरह गोरा चिट्टा रंग, चेहरे पर बला की मासूमियत और अच्छे खासे महंगे कपड़ों में इस पर अभी से किसी हूर होने का गुमान होता था, लेकिन बावजूद पैसा और दौलत की फरावानी के वो घर भर से मुख्तलिफ थी। इसकी सारी उम्र अपने बाप और भाई को दौलत के नशे में चूर, गुर्बत को रोंदते हुए देखकर गुजरी थी, इसलिए इसका हसास दिल इन सब बातों से उकता चुका था। कुछ इसकी माँ मंसूरा बेगम की भी तरबियत थी कि इसको अच्छे से एहसास था कि सब लोग पहले इंसान हैं और फिर कुछ और है। यही वजह थी कि घर में किसी मुलाजिम को कोई काम या मदद चाहिए होती तो वो सीधा हुरैन के पास ही आता। मालूम था कि जमील साहब कुछ भी हों, लेकिन इसकी बात को कभी नहीं टाल सकते, और होता भी ऐसा ही था। वो मुंह बनाते, लेकिन आखिर इसकी बात मान ही जाया करते। हुरैन की सहेलियाँ ज़्यादा नहीं थी, और इसी वजह से इसका ज़्यादा वक़्त घर पर ही अपनी माँ के साथ गुजरता। इसके बरक्स इसका भाई सुलेमान अपनी सारी जायज़ व नाजायज़ ख्वाहिशों को डंके की चोट पर पूरा करना अपना हक समझता था। यही वजह थी कि वो ख़राब सोहबत का तेज़ी से शिकार हो रहा था। अपने दोस्तों के लिए तो वो एक क्रेडिट कार्ड की मानित था, और इसी वजह से सब ने इसे सर पर चढ़ा रखा था। बेवजह की जी हुजूरी और बात बेबात इसको अहमियत देने से इसका दिमाग आसमान पर परवाज़ करने लगा। जमील साहब भी ये सोच कर खामोश रहते कि आखिर ये सब कुछ इसी का तो है, अभी उम्र है इंजॉय करने की तो कर लेने दो। जो चीज़ इससे आसानी से मुयस्सर आ जाती वो सब दोस्तों में बांट कर खाता, और जिस चीज़ के लिए इसे थोड़ी मेहनत या ज़ोर ज़बरदस्ती करनी पड़ती तो वो सिर्फ इसका हक होती थी। फिर चाहे वो कोई चीज़ हो या कोई जीता जागता वजूद, अपना हक समझकर वो इसे इस्तेमाल करता और जी भर जाने पर तोड़ कर फेंक देता। ऐसे माहौल में हुरैन किसी और ही दुनिया की मखलूक लगती थी। इसे खुद मालूम न था कि वो जाने अनजाने में कितने लोगों की मदद कर जाती है और कितने घरों का चूल्हा
इसकी इन्हीं काविशों से जल रहा है। वक़्त का पहिया सुबक रफ्तारी से चलता रहा और महज 2 साल के अरसे में जन्नत बीबी ने इतनी रकम जोड़ ली कि अपनी दूसरी बेटी के फरीज़े से भी फारिग हो जाए। मोहल्ले में इनकी अच्छी साख थी और इसी वजह से शाजिया का रिश्ता मोहल्ले में ही एक खातून ने मांग लिया। शाजिया अपनी बड़ी बहन के मुकाबले में बेहद खूबसूरत और कद काठ वाली निकली थी। गोरा चिट्टा रंग, जवानी की उठान और पहनने ओढ़ने का सलीका इसे तमाम सिन्फ नाजुक में मुमताज़ करता था। एक कहावत है कि जहाँ बेरी होती है वहाँ पत्थर तो आते हैं, और शाजिया तो पका पकाया बेर थी। मोहल्ले के बहुत से लड़के इसे अपनी दुल्हन बनाना चाहते थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इससे खुद आकर बात करता। एक तो वो बेहद शरीफ और नज़रें झुकाकर रहने वाली लड़की थी, दूसरा इसके माँ बाप की नेकनामी की वजह से लोग वैसे ही कतरा जाया करते। जब मोहल्ले में इसके रिश्तों की चहमगोइयाँ होने लगीं तो कई दिलजलों के अरमानों पर ओस पड़ गई, और ऐसे छोटे मोहल्लों में जब बात न बने तो जड़ें काटने का रवाज आम होता है। ऐसी ही एक खातून ने अपने आवारा से सड़क छाप बेटे की धमकियों के सामने हथियार डालते हुए अपना रुख जन्नत बीबी के घर की तरफ किया। ऐ जन्नत, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि तुम अपनी बेटी का रिश्ता रुखसाना के बेटे के साथ कर रही हो। ज़ारा बेगम ने अपने मखसूस अंदाज में बात शुरू की तो जन्नत बीवी खामोशी से इसे देखे गई। भाई वो तो किसी काम करें, अभी नई नौकरी शुरू हुई है इसकी, और वो भी बहुत मामूली सी। इतनी चांद जैसी बेटी बगैर किसी से मशवरा किए तुम कैसे इनको दे सकती हो। ज़ारा बेगम ने लोहा गर्म देखकर चोट मारना चाहिए। बहन, जवान बेटी घर में बैठी हुई हो तो बंदा 100 तरह के वसवसों का शिकार रहता है, और रुखसाना कोई पराई थोड़ी है। मैं इसे और इसके बेटे को एक अरसे से जानती हूँ। माशाअल्लाह शरीफ बच्चा है, और तनख्वाह के क्या है, बंदा मेहनती हो तो अल्लाह सब बेहतर कर देता है। जन्नत बीबी ने मुदब्बराना अंदाज में जवाब दिया तो ज़ाहरा बेगम पहलू बदल कर रह गई। इसे समझ नहीं आ रही थी कि अपनी बात किस तरह से जन्नत बीबी के सामने रखे। ऐ बहन, अब मेरा बच्चा भी तो है, देखो तो माशाअल्लाह कितना अच्छा कमा रहा है। अपना प्रॉपर्टी का दफ्तर खोला हुआ है मोहल्ले में, और दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है। ज़ाहरा बेगम फ़ख्र से सीना फुलाकर बोली तो जन्नत बीबी इसकी बात का मतलब समझते हुए धीरे से मुस्कुराईं। वो अच्छी तरह जानती थी इसके बेटे मुनीर को, जिसकी खबरें इन तक तो क्या हवालात तक भी पहुंचती रहती थी। आए दिन लड़ाई झगड़े, पटवारी के कामों में हेर फेर और लोगों का पैसा खाने की वजह से इसकी मोहल्ले में साख क्या है, अपने हल्का अहबाब में भी खासी ख़राब थी। सब मोहल्ले वाले जानते थे कि रात गए इसके प्रॉपर्टी के दफ्तर में इसके यार दोस्त बैठे सस्ते नशे से अपना दिल कैसे बहलाते हैं। मैं तो कहती हूँ तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो। माशाअल्लाह हूरों जैसी बच्ची है तुम्हारी, इसके लिए कोई अच्छा और कमाऊ पूत लड़का ढूंढो जिसका कम अज़ कम अपना कोई कारोबार तो हो। ज़ारा बेगम ने बिलाखिर अपना मकसद बयान करना शुरू किया। देखो ज़ारा, मैं ज़ुबान दे चुकी हूँ, मैंने हर तरह से सोच समझ कर फैसला किया है। अगले हफ्ते वो लोग हमारे घर रस्म करने के लिए आ रहे हैं। अब इन बातों का क्या मकसद है कि तुम आ गई और मेरा दिल ख़राब करने लगी। जन्नत बीबी ने तमाम बातों को बालाए ताक रख कर सीधे स्वभाव ज़ारा से 2 टोक अल्फाज में बात ख़त्म करनी चाहिए। इनके इस सीधे और खरे जवाब पर ज़ारा पहलू बदल कर रह गई। अरे मैं क्यों करूं भला तुम्हारा दिल ख़राब, मैं तो बस यही चाह रही थी कि बच्ची का नसीब रोशन हो जाए और वो जिस घर में भी जाए राज करे। ज़ारा बेगम ने बात बनाने की कोशिश चाही, जबकि जन्नत बीबी खोजती नज़रों से इसे देखे गई। इसकी बात का मतलब वो अच्छी तरह से समझ चुकी थी, लेकिन वो चाहती थी कि बिल्ली एक बार थैले से बाहर आ ही जाए। खुलकर बोलो ज़ारा, तुम कहना क्या चाहती हो? जन्नत बीबी ने इत्मीनान से पूछा। मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि घर की बात घर में ही रह जाती। मेरा मुनीर माशाअल्लाह जवान है, अपना कारोबार करता है और कमाता भी अच्छा है। मेरा कोई मुतालबा नहीं, हमने तो अपनी उम्र गुजार लिया भाई। बस बच्चे ने ज़िद पकड़ी हुई है कि शादी करेगा तो सिर्फ शाजिया से, वरना तुम भी जानती हो कि इसके लिए रिश्तों की कमी थोड़ी है, और मैं ममता के हाथों मजबूर होकर तुम्हारे पास चली आई। ज़ारा बेगम ने दिल की बात जुबान पर लाते हुए अपनी ख्वाहिश इनके सामने रख दी। देखो ज़ारा, अब जो होना था वो हो चुका है। तुम भी जानती हो कि मैं ज़ुबान देकर मुकरने वालों में से नहीं हूँ। अगर पहले आ जाती तो मुझे कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मुनीर के बारे में सब कुछ जानते हुए भी जन्नत बीबी ने तरीके से ज़ारा बेगम को इनकार कर दिया, क्योंकि अब हो भी कुछ नहीं सकता था। लेकिन ज़ारा तो जैसे जले पीर की बिल्ली ही बन गई थी। ऐ बहन, क्या हो चुका है? ज़ुबान ही दी है ना, वो तो तुम कभी भी मना कर सकती हो। अरे बच्चे ने घर में खाना पीना छोड़ रखा है, कहता है कि शादी करेगा तो सिर्फ शाजिया से। अब बताओ भला मैं कैसे संभालूँ अड़ियल जवान को? आखिरकार ज़ाहरा ने सारी बात जन्नत बीबी के गोश गुजार कर दी। मैंने कहा ना ज़ाहरा, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं ज़ुबान देकर मुकरने वालों में से नहीं हूँ। बेहतर होगा अब तुम इस मसले पर बात न करो।
जन्नत बीबी के अंदाज में वाज़े बेजारी थी, जिसे भागते हुए ज़हरा बेदिली से उठ खड़ी हुई। तुम्हारी मर्जी जन्नत, मैंने तो सोचा था कि बच्ची का भला हो जाए, लेकिन जब तुम ही नहीं चाहती तो मैं क्या कर सकती हूँ, ज़हरा ने जताने वाले अंदाज में कहा और बाहर की राह ली। बड़ी आई मेरी बच्ची का भला सोचने वाली, पहले अपने बेटे का भला तो सोच लो, जिसने शरीफ लोगों का जीना हराम किया हुआ है। जन्नत बीबी बड़बड़ाती हुई अंदर कमरे की तरफ बढ़ गईं, लेकिन वो नहीं जानती थी कि अपने तय जिस मसले से उन्होंने जान छुड़ा ली है वो तो अभी शुरुआत है। मौसम आज सुबह से बहुत सुहाना हो रहा था। हातिम अपनी धुन में मगन गुनगुनाता हुआ स्टोर की तरफ जा रहा था। 10वीं जमात के इम्तिहान सर पर थे, लेकिन इसे और भी बहुत से काम थे, जिसकी वजह से वो पढ़ाई को वक़्त नहीं दे पा रहा था। घर के अखराजात, जवान बहन की शादी और माँ को एक दर्जन से दोबारा माँ बनाने के लिए एक कड़ा इम्तिहान, इसके लिए ज़्यादा अहमियत रखता था। वो मुनीर के प्रॉपर्टी ऑफिस के सामने से गुजर रहा था कि अचानक से मुनीर बाहर निकल आया और इसकी तरफ बढ़ते हुए अपने दोनों बाजू फैला लिए। अरे हातिम दोस्त, किधर जा रहे हो? आओ ना, कभी अपने को भी शरफ बख्शो कि हम तुम्हें अपने गरीब खाने में चाय पिलाएं। मुनीर दोस्ताना अंदाज में बोला तो हातिम को समझने में थोड़ा वक्त लगा। जी मुनीर भाई, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस स्टोर जा रहा था। वो इतना ही बोल पाया क्योंकि जानता था कि मुनीर किस कुमाश का लड़का है और इसके साथ ऐसा दोस्ताना रवैया इसे शक में मुब्तला कर रहा था। अरे चले जाना प्यारे, बल्कि मैं खुद तेरे को अपनी मोटरसाइकिल पर छोड़ कर आऊँगा, आओ तो सही। मुनीर इसका हाथ पकड़ कर इसे अपने ऑफिस में ले गया और इसके सामने कुर्सी पर बैठते हुए अपने मुलाजिम को चाय लाने का कहा। हातिम ना समझी से इसे देखेगा। इसकी इतनी उम्र नहीं थी कि मामलात को समझ सकता। एक तरह से इसे अच्छा भी लग रहा था कि वो बंदा जिसे मोहल्ले का दादा होने का शरफ हासिल था, खुद इसका हाथ पकड़ कर इसे चाय की दावत दे रहा था। हाँ तो प्यारे, क्या हो रहा है आजकल और पढ़ाई कैसी जा रही है? मुनीर ने इसे चुपती नज़रों से देखकर अपने मखसूस अंदाज में सवाल दागा, लेकिन लहजा मुनासिब ही रखा। बस भाई जारी है, काम की वजह से मैं ज़्यादा वक़्त नहीं दे पाता पढ़ाई को। हातिम तजब्जब के आलम में बोला। इतने में चाय आ गई और मुनीर ने इसे चाय पीने का इशारा किया। हातिम ने खामोशी से चाय का कप उठाया और चुस्कियाँ लेने लगा। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आंटी ने तुम्हारी दूसरी बहन का रिश्ता भी पक्का कर दिया। इतने मुश्किल हालात में जिस तरह से उन्होंने तुम लोगों को पाला है, वाकई में बड़ी बात है प्यारे। मुनीर ने कंकारते हुए अपनी बात का आगाज़ किया तो हातिम से देखे गया। अच्छी बात है, जितना जल्दी अपने फ़र्ज़ से फारिग हो जाएं, लेकिन क्या उन्होंने तहकीक भी की है कि जिस लड़के से वो तुम्हारी बहन की शादी करने जा रही हैं वो है कैसा? मुनीर ने अपनी जहन में पलते मंसूबे को चालाकी से अमली जामा पहनाने की कोशिश की। हातिम उलझन भरे अंदाज में इसे देखा गया। इसे किसी का इस तरह से अपनी बहन का जिक्र सुनना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मुनीर ने घाट घाट का पानी पिया हुआ था, इसलिए फ़ौरन से इसकी हालत को भांप गया। देखो प्यारे, मैं जिस जगह बैठा हूँ ना, यहाँ तरह तरह के लोग आते हैं। अपने को हर बंदे की खबर खुद ब खुद यहाँ पहुँच जाती है। वो लड़का जिससे शाजिया मेरा मतलब है, तुम्हारी बहन की शादी होने जा रही है, वो ठीक नहीं है। मैंने और मेरे दोस्तों ने बहुत बारी इसको किसी लड़की के साथ घूमते फिरते ताड़ा है। मुनीर दोनों हाथों की उंगलियां बाहम फंसा कर इसकी आंखों में देखते हुए बोला। वो देखना चाह रहा था कि इसकी बातों पर हातिम का रद्द-ए-अमल कैसा है, लेकिन हातिम बौखलाया हुआ खामोशी बैठा रहा। मेरी मानो तो कुछ दिन रुक जाओ और अच्छी तरह देखभाल कर लो लड़का कैसा है, सारी ज़िंदगी का सवाल है, बाद में कहीं तुम लोग रोते न रह जाओ। मुनीर ने अपनी बात मुकम्मल की और मोटरसाइकिल की चाबी उठाते हुए इसे साथ आने का इशारा किया। हातिम रोबोट बना इसके पीछे हो लिया। फिर सारे रास्ते मुनीर पता नहीं क्या क्या बोलता रहा, लेकिन हातिम का दिमाग कहीं और भटक रहा था। रह रह कर इसे यही ख्याल तंग कर रहा था कि कहीं इसकी प्यारी बहन की ज़िंदगी बर्बाद न हो जाए। मुनीर इसे इसके स्टोर के सामने उतार कर वापस हो लिया, लेकिन वो इसी उधेड़ बुन में रहा कि किस तरह से मामले को देखा जाए। स्टोर में भी इसका ध्यान इसी तरफ लगा रहा, जिसकी वजह से इसको बातें भी सुनना पड़ी, लेकिन इसका मासूम दिमाग ये सोचने से कासिर था कि वो अपनी बहन के लिए करे तो क्या करे।